नमस्कार साथियों, आज हम लोग जानेंगे प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण क्या है? अब देखें, इसकी सिंपल सी परिभाषा है कि जब हमारे वातावरण में जो मुख्य रूप से वायु है, जल है, ध्वनि है, मृदा है, इनमें जब अवांछित तत्व मिल जाते हैं जो हमारे लिए नुकसान करते हैं तो इन्हें हम प्रदूषण कहते हैं। ये जो तत्व मिलते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वायु प्रदूषण। वैसे तो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण है और अंतरिक्ष प्रदूषण है, जैविक प्रदूषण है, जो जैविक हथियार वगैरह आजकल बने, जैसे सीरिया वाला कांड आप सुने होंगे कि सीरिया पे बैन लगा दिया गया था, जो आजकल ऐसे अस्त्र बनाए जाते हैं बैक्टीरिया वायरस से कि तो बहुत सारे हैं। तो हम लोग जानेंगे प्रदूषण के बारे में। किसी के बारे में? प्रदूषण, पॉल्यूशन। अब देखेंगे पॉल्यूशन, वही कि पॉल्यूशन किसे कहते हैं? जो हमारे वातावरण के तत्व होते हैं मुख्य रूप से जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। हवा जरूरी है, पानी जरूरी है ना? ये सारी चीज़ें। मृदा है जो भाई फसल उत्पादन के लिए ज़रूरी है। ध्वनि भी आवश्यकता से ज़्यादा सुनने पे हमारे कान के पर्दों के लिए नुकसान करता है, तमाम हार्ट वगैरह के लिए नुकसान करता है। तो जब जो एक निश्चित मापन बनाया गया है जो हमारे वातावरण, हमारे मतलब बॉडी के लिए जो बैलेंस करता है, अगर जब इससे ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो हमें नुकसान करता है, वही प्रदूषण होता है। और ये जो तत्व होते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो वायु प्रदूषण है नंबर 1। जैसे आप देखेंगे वायु प्रदूषण, वही वायु में जब अधिक मात्रा हो, जैसे आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%, नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 21, यानी आप देखेंगे N2 यानी नाइट्रोजन की मात्रा कितनी 78% और O2 ऑक्सीजन की मात्रा 21% और आपकी CO2 की मात्रा 3%। जब इनके रेशियो में अंतर आ जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है ना, और इस तरीके से जब इनमें अंतर आ जाता है, क्यों अंतर आ जाता है, या किसी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई तो इसको कहते हैं वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण होने के कारण हम लोग देख लेते हैं। पहले कारण और प्रभाव और उपाय, स्टेप बाय चलेंगे। कारण और उसके बाद हो जाएगा उपाय या प्रभाव, फिर उपाय जानेंगे। वही कारण क्या है? अब कारण में आप देखेंगे कि मुख्य रूप से 2 कारण हो सकते हैं। एक तो प्राकृतिक कारण होता है, एक मानव निर्मित कारण। प्राकृतिक कारण में जैसे ज्वालामुखी कहाँ फटती है, ज्वालामुखी फटेगी तो बहुत सारे लावा निकलेंगे, बहुत सारी गैसें निकलेंगी, जलवाष्प, सबसे ज़्यादा तो जलवाष्प निकलता है। ज्वालामुखी फटती कहाँ? जितने भी प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र हैं, चाहे इधर एशिया है और नीचे ऑस्ट्रेलिया, उधर जाकर के उत्तरी अमेरिका दक्षिण, तो वहाँ पे बाजा ज्वालामुखी होती है। तो वहाँ के जो क्षेत्र होते हैं उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा यानी प्रदूषण होता है। अब ये भी आप देखेंगे कि प्रदूषण के लिए जैसे आप देखेंगे प्राकृतिक कारण में नंबर 1 ज्वालामुखी, नंबर 2 और आपका जंगल में आग लगना, जंगल में आग लग जाती है तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। नंबर 3 कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, जो कोई चीज़ है मर गई, कोई जानवर है मर गया तो उसका अपघटन होगा, सड़ेगी तो उससे मीथेन गैसें निकलती हैं, या कहीं नाले हैं जो कचड़े हैं जो एक जगह सड़ते हैं, पानी के साथ जब उसका होता है तो उसमें सड़न होती है। जब सड़न होगी तो उस कार्बन जो नाइट्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी तो वहाँ पे जो मीथेन गैस वगैरह निकलेगी। तो इस तरीके से ये भी हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि अब मानव के द्वारा कितने जो होते हैं, मानव के द्वारा सबसे देखें आप, सबसे बड़ा कारण क्या है? वाहन। सबसे ज़्यादा क्या है? वाहन। जितने भी मोटर हैं, जितने भी ये हैं, तमाम चीज़ें जो निकल रही हैं उससे कार्बन मोनोऑक्साइड, वाहन से सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं। और ये आप समझ लें कि सबसे ज़्यादा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड ही वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, लेकिन
कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO से दिखाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे बड़ा वायु प्रदूषक होता है, क्योंकि ये जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन ब्लड को ले जाने का काम करता है, कैरियर का काम करता है, जो RBC पाया जाता है, तो ये क्या करता है, उसी से जाकर के रोक देता है और तुरंत आदमी की डेथ हो जाती है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि जब जाड़े के दिनों में लोग घरों में चूल्हे वगैरह जला के सो जाते हैं, तो वो धुआं धीरे 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 कार्बन मोनोऑक्साइड बन करके उनको दम घुट करके उनका मर जाता है। तो इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, वाहन हो गए, और जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हो गया, यानी धुआं हो गया, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हो गया, और मान लीजिए गैस का रिसाव हो गया, गैस का रिसाव। अभी आप पढ़े होंगे भोपाल त्रासदी वाले में जो यानी मिथाइल अमोनिया साइनाइड, मिथाइल अमोनिया साइनेट गैस निकली थी 1984 में, और इससे बहुत सारे लोग की डेथ हो गई थी। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है, इससे कौन से लोग ज़्यादा प्रभावित हो, जो प्रेग्नेंट औरतें थी वो ज़्यादा प्रभावित होंगी, उनकी डेथ हो गई थी, और कौन से लोग बच गए थे, जो लोग शराब पीने वाले थे वो लोग बच गए थे। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। कहाँ पे हुआ था? भोपाल में। कहाँ हुआ था ये? भोपाल में। तो ये भी वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण बन गया। अब हम लोग जानेंगे इससे प्रभाव क्या होता है। इसके प्रभाव क्या होता है, अब जानेंगे कि जो वायु प्रदूषण होगा, इससे सबसे बड़ा तो प्रभाव तो ये होगा कि प्रभाव में आप देखेंगे कि जो भी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी। जब गर्मी बढ़ेगी तो तापमान बढ़ेगा तो बहुत सारी बीमारियां होंगी, और जो आँखों के लिए या आपके जो धुआं वगैरह निकलता है, ये आँखों में जलन होगी, वाहनों से निकलना कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपके तंत्र या आपके जो रक्त परिसंचरण जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको प्रभावित करेगा, और गैसों के रिसाव के वगैरह से भी बहुत सारे होते हैं। और ये जो जंगलों में आग लग जाएगी तो पता चलेगा कि जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो पूरा एक तरीके से वातावरण ही डिसबैलेंस हो जाएगा। और दूसरी चीज़ होती है कि जो इसके प्रभाव से आप देखेंगे कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है यहाँ पे, तो आप देखेंगे एक नाम होता है अम्ल वर्षा भी होती है। अम्ल वर्षा कैसे होती है कि जब बादल बन के बरसता है, पानी बादल बन के बरसता है, तो उसमें जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और NH3 नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों जो है पानी के साथ ज़मीन पे आते हैं। तो आप देखे होंगे कभी कभी होता है कि पहली बारिश जब होती है तो गार्जियन लोग कहते हैं बच्चों से कि नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि अम्ल वर्षा के कारण जो है उनके शरीर में बड़े बड़े दाने या बड़े बड़े जो है फोड़े फुंसी निकल जाते हैं। ये बनती कैसे? जैसे हमारे वातावरण में NO2 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें हैं, या आपकी NO2 गैसें हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड गैसें या SO2 गैसें हैं। ये दोनों गैसें जा करके पानी से मिल करके H2SO4 बनाने का क्वेश्चन बनता है कि हमारे वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें और सल्फर डाइऑक्साइड गैसें मिल करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड गैसें बना करके अम्ल वर्षा करते हैं, जो हमारे वातावरण में मतलब बहुत ज़्यादा प्रदूषण का काम करता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे देखेंगे कि जो SG होता है, पारा होता है SG, ये जो है वायु प्रदूषण इससे भी होता है। वायु प्रदूषण इससे भी होता है, तो इससे क्या होता है? पेट संबंधी बीमारियां होती है। और जो शीशा होता है, इससे भी आपके मस्तिष्क संबंधी बीमारियां यानी पेट संबंधी बीमारियां हो जाएंगी। इससे आपके मस्तिष्क या तंत्रिका संबंधी बीमारियां होंगी शीशा के वगैरह से। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारे वातावरण में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ है कि आपके वातावरण में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, CO2 की मात्रा बढ़ गई, तो CO2 की मात्रा की वजह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि पूरा विश्व
एक तरीके से गर्म हो जाता है। जब विश्व गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, जो ग्लेशियर वगैरह पे बर्फ़ की चट्टानें वो पिघलेंगी, तो जो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र हैं वो डूबने लगेंगे। और दूसरी चीज़ ये होती है कि एक ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब जो हरित गृह गैस होती है वो क्या करती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, तो जो सूर्य की किरणें आती हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उस किरणों को जो ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो इस वजह से हमारे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। इस तरह के उपाय इसका क्या है, इसका उपाय क्या है, हम लोग उपाय के बारे में जानेंगे। उपाय क्या है कि अब यह है कि जैसे मान लीजिए आप अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए। दूसरी चीज़ है कि वायु प्रदूषण से बचने के लिए आप मास्क वगैरह भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि कम जो चिमनियों का धुआं हो उसको बहुत ऊंचाई पे आप धुएं को लगाइए, वाहन का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं बहुत, इसके लिए जो है या जहाँ पे जो वायु प्रदूषण होता है उसका एक उपाय होता है कि वहाँ एक लाइकेन नामक पौधा होता है, लाइकेन उसे कहते हैं, जहाँ वो जो है मनी कवक प्लस आपका शैवाल दोनों से मिला होता है। शैवाल क्या करता है, उसको शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया बना करके उसको भोजन देता है, कवक नीचे से जो है उसको एक तरीके से नीचे से अवशोषण करता है। तो दोनों सिम्बियासिस का काम करते हैं। सहजीवी पौधा एक लाइकेन है, तो जहाँ लाइकेन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी पता चल जाएगा कि वहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा है। दूसरा है कि वायु प्रदूषक एक यंत्र के द्वारा भी वायु का प्रदूषण नापा जाता है, इससे भी पता चलता है। और इसके लगाने के लिए वृक्ष लगाइए। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि कौन वृक्ष जो होता है वायु प्रदूषण को ज़्यादा रोकता है, तो अशोक का वृक्ष जो है वायु प्रदूषण को ज़्यादा रोकता है, क्योंकि अशोक के वृक्ष में वायु के धूल के कण जो होते हैं आकर के चिपक जाते हैं। आप देखेंगे ऑफिस या कार्यालय के अगल बगल जो है, या बड़े बड़े स्कूलों या बड़े बड़े ऐसे कार्यालयों के अगल बगल जो अशोक के वृक्ष ज़्यादा लगाए जाते हैं, तो यहाँ भी ऐसे है। दूसरी चीज़ है कि आप वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग कीजिए। वैकल्पिक ऊर्जा के द्वारा भी जो आपके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे जल से ऊर्जा प्राप्त करना, वायु से ऊर्जा प्राप्त करना, इस तरीके से आप प्राप्त करके जो है आप उसको इसको ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम लोग जानेंगे किसके बारे में, जल प्रदूषण के बारे में। किसके बारे में, जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण में आप देखेंगे कि जो जल प्रदूषण है मतलब कि अब जल जो पीने योग्य जल होता है, जब वो हमारे लिए नुकसान करता है। और जल भी दो प्रकार के होंगे, एक तो होगा कौन सा आपका भूमिगत जल और एक भूमि के ऊपर। तो भूमिगत जल, अब जैसे जिसमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है, जब आप देखेंगे कि आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये भूमिगत जल जो है पीने योग्य नहीं रहता है, या ऐसे तमाम कैंसर वगैरह जैसी बीमारियां हो जाती हैं। और एक चीज़ जो होती है जिसे BOD यानी आर्सेनिक की मात्रा प्लस एक होता है BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जिस भी जल में ऑक्सीजन की मात्रा जितनी अधिक होगी वो जल उतना ही शुद्ध होगा। तो उसी से नापा जाता है कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, यानी ऑक्सीजन की डिमांड करता है वो, तो ये होता है कि वह जल प्रदूषित होगा। तो इस तरीके से जो भूमिगत जल होते हैं तो उसका भी आजकल देखें नल वगैरह की जाँच करके ही उस पानी पीने के लिए दिया जाता है, या RO वगैरह लगा करके उसका नाप करके ही उसको पीने के लिए दिया जाता है। और भूमि के ऊपर जो जल पाए जाते हैं उसके लिए जो है ये जल प्रदूषण क्यों होता है, क्योंकि उसका कारण ये है कि उसमें लोग प्लास्टिक डाल देते हैं, उसमें कचरा डाल देते हैं, सीवेज का पानी डाल देते हैं, फैक्ट्रियों का गंदा पानी डाल देते हैं। आप कानपुर में देखें इतनी बड़ी बड़ी चमड़े की फैक्ट्रियाँ हैं, जब गंगा जी कानपुर से निकलती हैं तो इधर बनारस आते आते जो है पूरा पानी जो है काला, उसके पहले कानपुर से पहले जो है गंगा नदी का पानी कितना शुद्ध होता है, लेकिन इधर आते आते एकदम पानी काला हो जाता है। इलाहाबाद तक आते आते जो काला पानी निकलता है। तो इस तरीके से जो ये फैक्ट्रियों का गंदा पानी है, सीवेज है, ये पानी जो है जब आएंगे तो भूमि के ऊपर वाले नदियों में, नहरों में, ये तो पानी जो है गंदा हो जाएगा। दूसरी चीज़ इसके हम लोग जानेंगे कारण में वही सारी चीज़ें हो जाएंगी कि जो गंदा पानी है या इस तरीके से फैक्ट्रियों का या घरों का या नालों का ये पानी जो डायरेक्ट
वहाँ कर दिया जाता है, या जगह जगह आजकल देखें आप कि सोख्ते वगैरह बनाए जा रहे हैं जो नीचे भूमिगत जल को भी प्रभावित कर रहा है, तो उसी को लोग पी रहे हैं। तो इसके लिए अब ये इसके कारण हो गया। फिर हम लोग उपाय में जानेंगे। उपाय का मतलब ये हो गया कि उस पानी को हम क्या करेंगे, फ़िल्टर करके पिएँ, या उसमें क्लोरीन डाल के पिएँ, या उसके लिए जो है तमाम दवाइयों का प्रयोग करके पिया जाए, है ना। जैसे आप देखेंगे दामोदर नदी जो है सबसे प्रदूषित नदी है। सबसे प्रदूषित नदी कौन है? दामोदर नदी। प्रदूषित नदी अगर क्वेश्चन बनता है सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर नदी। दामोदर नदी, क्योंकि वो झारखंड में वहाँ जा कर के इतनी ज़्यादा उसमें कूड़े कचरे लोग डाल दिए हैं कि वो पूरा तो प्लास्टिक वगैरह डाल दिए। जैसे आप देखेंगे कि नमामि गंगे में यमुना का पानी और गंगा के पानी को साफ करने के लिए 2015-16 में हमारे केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना चलाई गई, जिससे जो है बहुत सारे पहल किया गया। लेकिन अभी पहल होनी चाहिए, अभी सकारात्मक प्रयास होना चाहिए कि क्योंकि बड़े बड़े महानगरों में नदियों के पानी के द्वारा ही जो है वहाँ के लोग पानी को पी पाते हैं, क्योंकि इतनी जनसंख्या होती है कि और पानी उनको मिल नहीं पाएगा, तो पानी को साफ करके जो है दिया जाता है। अगला है आपका मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण। अब मृदा प्रदूषण के लिए आप ये जानेंगे कि मृदा प्रदूषण किस तरह, जैसे रासायनिक खादों का प्रयोग कर दिया जाए। भाई मिट्टी जो उपजाऊ है, जिसमें हमें फसल तैयार करनी, वही फसल हमको चाहिए, सभी लोग उसी पे निर्भर हैं। तो अगर उसके कारण जो है फसल नहीं हो रही है, तो मिट्टी क्यों उपजाऊ से अनुपजाऊ हो जा रही है? तो क्यों कारण है? उसे रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना, और दूसरी चीज़ है उसमें प्लास्टिक डालना, उसमें गंदा पानी डालना, उसमें कचड़े डालना, ये सारी चीज़ें उसके जो है कारण हो जाएंगे। और इसका प्रभाव क्या होगा? प्रभाव होगा कि अच्छी फसल नहीं होगी, और तो वो मिट्टी जो ऊसरडीली हो जाएगी। और उसके उपाय करने के लिए यह है कि भैया उसमें रासायनिक खाद के प्रयोग ना किया जाए, अधिक से अधिक इसके जैविक खादों का प्रयोग किया जाए, है कि नहीं। उसमें जो है कचरा और गंदा पानी और ये प्लास्टिक वगैरह ना डाला जाए। तो ये सारी 2-3 चीज़ें हैं जो मिट्टी के लिए भी ज़रूरी हैं। और एक होता है कहीं कहीं आप देखेंगे उसके उपाय में, जैसे कि वो किया जाए कि लोग क्या करते हैं उपाय के लिए, जैसे झूम खेती वगैरह, तो जंगलों को काट देते हैं, या तो उसमें जंगलों को काट देंगे तो पता चलेगा कि वो मिट्टी जो है बह जाती है, यानी वहाँ भी मृदा प्रदूषण हो जाता है। जो अच्छी मिट्टी है बह जाएगी, नीचे उसरीली मिट्टी या पथरीली मिट्टियाँ रह जाएंगी। अगला आपका है ध्वनि प्रदूषण। ये भी, इसको भी जान लेंगे, थोड़ा थोड़ा जान लेंगे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आप जानेंगे। ध्वनि प्रदूषण का मतलब हो गया कि जैसे ध्वनि भी हमारे लिए जितनी ज़रूरी है, लगभग 70 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि हमारे लिए नुकसान करती है। एक डेसिबल नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ध्वनि को मापन करने के लिए जो है एक यंत्र का प्रयोग किया, जिसका नाम हो गया डेसिबल। यानी कि लगभग आप देखेंगे कि जो ध्वनि होती है, जैसे पत्तियों की सरसराहट में 20 डेसिबल, ट्रकों में 80 डेसिबल, जेट विमानों में 120 से 150 डेसिबल। तो हमारे लिए जो है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो जेट विमान वगैरह जब चढ़ती हैं, ऊपर उड़ती हैं, तब ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। हाँ, ध्वनि प्रदूषण होता है कि उतरते समय ज़्यादा, तो उतरते समय ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये भी है कि कौन सी हमको कितने डेसिबल की ध्वनि जो है से है, 70 से कम डेसिबल की ध्वनि जो हमारे लिए लाभदायक है। इससे ऊपर ध्वनि जो हमारे कानों के लिए, हमारा जो है श्रवणेंद्रियों के लिए जो है नुकसान करती है। इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे रेडियो एक्टिव प्रदूषण। यानी रेडियो एक्टिव प्रदूषण अब देखेंगे कि भाई रेडियो एक्टिव, जैसे आप देखेंगे परमाणु बम वगैरह और जापान में या अभी यहाँ पे भी जो है परीक्षण हुआ था, जो परमाणु परीक्षण, तो बहुत सारी ऐसी रेडियोएक्टिव किरणें निकलती हैं जो हमारे जीन को प्रभावित करती हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जो है वहाँ विकलांग वगैरह पैदा। जापान में आप देखिए नागासाकी और हिरोशिमा में, यानी परमाणु से निकलने वाले जो प्लूटोनियम और यूरेनियम नामक जो रेडियो एक्टिव कीड़े हैं वो निकलेंगी, तो जाके जीन को प्रभावित कर देंगे। यानी रेडियो एक्टिव प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम और यूरेनियम ये जा कर के जो है वातावरण में प्रदूषित कर देती हैं, और ये इनका प्रभाव जो है जीन पे पड़ता है। दूसरा है कि धातु प्रदूषण।
धातुएं भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण करती हैं हम लोगों के, जैसे शीशा हो गया और कैडमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सारी धातुएं जो है ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो इस तरीके से एक होता है आंतरिक्ष प्रदूषण। आंतरिक्ष प्रदूषण को आप समझ लें थोड़ा सा कि आंतरिक्ष में जितने भी सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं, जब एक सीमा होती है उनकी कि 10 साल 20 साल 50 साल के बाद जब वो वहाँ पे नष्ट हो जाते हैं, सारे देश वहाँ छोड़ रहे हैं अपने अपने उपग्रहों के लिए जो बाह्यमंडल है, तो वहाँ पे जब ये वहाँ जा कर के जब नष्ट हो जाएंगे तो वहाँ बहुत बड़ा एक कचरा का ढेर बन जा रहा है, जो हमारे लिए ये भी एक आंतरिक्ष प्रदूषण का काम कर रहा है। आंतरिक्ष में जो एक तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, कोई भी चीज़ जब आवश्यकता से अधिक होगी जो हमारे लिए नुकसान करेगी उसे हम प्रदूषण कहेंगे। अगला है आपका जैव प्रदूषण। जैव प्रदूषण किसे कहेंगे? जैसे जो बैक्टीरिया वायरस के द्वारा कुछ ऐसी अस्त्र शस्त्र, मतलब कुछ वैज्ञानिकों ने भी सीरिया वाले ने बनाया था जो, तो वहाँ पे क्या है कि उनका उपयोग जो है हथियार के रूप में लोग करते हैं, ले जा कर के ऐसा कोई छोड़ देंगे बम जिसमें सारे बैक्टीरिया होंगे और वहाँ के लोगों को पूरा जो है वो बैक्टीरिया जो है कोई रोग ऐसा असाध्य हो जाएगा जो सभी लोग उससे प्रभावित हो जाएंगे या कोई इस तरीके से, तो इस तरीके से इसको जैव प्रदूषण कहते हैं। तो इस तरीके से प्रदूषण से संबंधित ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों ने देखा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।